हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ हमारी पीजीटी कॉमर्स पीवाईक्यू पावर प्ले सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं एचटेट पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और प्यारे दोस्तों, आज की सेशन पे आपका जो प्यार है वो बिल्कुल बनाए रखिएगा जैसा आपने पहले सेशंस को दिया है। प्लीज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे सेशंस लाने में काफी मेहनत हमारी लग रही है। इस सीरीज पे काफी मेहनत हमने आप लोगों के लिए करी है और आपका जो प्यार है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं बदले में। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए फटाफट से अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। A condition in which information inflow exceeds an individual's processing capacity. Options are informal communication, formal communication, accurate information, information overload. जितने इंफॉर्मेशन का इनफ्लो हो रहा है, जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, उतना आप प्रोसेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। सो क्लियरली द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। The product life cycle stage in which a product's sales starts climbing quickly is introduction stage, growth stage, maturity stage, saturation stage. तो कौन सी स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जिसमें आपके प्रोडक्ट की सेल बहुत तेजी से बढ़ती है? सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके ग्रोथ स्टेज के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट की सेल है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है और बहुत तेजी से आपका रेवेन्यू ग्रो करता है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Which of the following is not an ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड? तो ट्रेनिंग के हमारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, कुछ ऑन द जॉब होते हैं, कुछ ऑफ द जॉब होते हैं, यानी कि आपको अपनी वर्क प्लेस से दूर जाकर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। जॉब रोटेशन, क्लासरूम लेक्चर, सिमुलेशन और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो जॉब रोटेशन होता है वो ऑन द जॉब ही होता है कि आप अपनी जॉब पे रहते हुए आप किसी और काम को कर रहे हैं। जैसे आपने बैंक में देखा होगा कि कोई पर्सन कभी कैश देख रहा होता है, कभी अकाउंट्स देख रहा होता है। तो दैट इज जॉब रोटेशन विच इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बाकी क्लासरूम लेक्चर, सिमुलेशन और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग तो आपके ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ही है। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। To make others behave in a way in which they would not have behaved otherwise। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आप लोगों को इस तरीके से बिहेव करवाते हैं जिस तरीके से वो आम तौर पे बिहेव ना करते, खुद से बिहेव ना करते। तो बताइए कौन से अंदर, किसके अंदर आएगा ये? नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ एसोसिएशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास पावर होती है ना, वो किसी से कुछ भी काम करवा सकते हैं। जो लोग कोई काम ना भी करना चाहें वो भी काम उनसे करवा सकते हैं। जिस तरीके से बिहेव ना भी करना चाहें वो बिहेवियर भी आप करवा सकते हैं इफ यू हैव द पावर। तो ये है आपका नीड ऑफ पावर। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। The idea that consumers will not buy enough of the firm's products unless it undertakes a large scale selling and promotional efforts। बताइए कौन सा आइडिया ये कि आपका सामान तभी बिकेगा जब आप बहुत लार्ज स्केल पे सेलिंग और प्रमोशन एफर्ट्स करेंगे। सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रमोशन कॉन्सेप्ट, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियरली द आंसर इज सेलिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पे आप मार्केटिंग करके, सामान की एडवर्टीजमेंट करके, प्रमोशन करके उसे बेचने की कोशिश करते हैं। So correct answer is option number 1. X, Y, and Z are partners sharing profits in equal ratio. Capital balances on 1st April 2023 are X 50,000, Y 40,000, Z 30,000। ये इनके कैपिटल बैलेंसेस आपको दे रखे हैं। Their private assets are 20,000, 2,000 and 5,000. What is the extent of their liability in the firm? तो पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि उनके जो प्राइवेट एसेट्स हैं दे कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग द लायबिलिटीज ऑफ द फर्म। तो इस केस में आपका जो कैपिटल है वो तो आपको कंट्रीब्यूट करना ही है, वो तो आपका फर्म में ऑलरेडी पैसा लगा ही हुआ है।
इसके अलावा जो आपके प्राइवेट एसेट्स हैं उन तक भी आपकी लायबिलिटी एक्सटेंड हो सकती है। तो अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स की 50,000 कैपिटल है और 20,000 प्राइवेट एसेट्स हैं, तो टोटल 70,000 तक इसकी लायबिलिटी हो सकती है। वाई की 40 प्लस 2 42,000 हो सकती है, और ऐसे ही जेड की 30 प्लस 5 35,000 की मैक्सिमम लायबिलिटी हो सकती है फर्म में। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। X and Y sharing profits in the ratio of 7:3 admit Z for 3/7 share in the new firm, which he takes 2/7 from X and 1/7 from Y. The new ratio of X, Y and Z will be. अब Z को 3/7 शेयर मिल रहा है जी। अब ये कहां से मिल रहा है? X से 2/7 मिल रहा है। तो X का पहले कितना था? 7/10 था। 2/7 उसने Z को दे दिया। और अगर हम y की बात करें तो y का पहले 3/10 था और इसने 1/7 जो है वो z को दे दिया। अब इनका नया शेयर निकालो जी। ये कितना बना? 29/70। और ये कितना बना आपका? यहाँ पे 21 माइनस 10 11/70 बना। और z का जो शेयर है वो हमें ऑलरेडी पता है 3/7 है। यहाँ हम इसे 30/70 भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर कॉमन बनाने के लिए। सो रेशियो बिकम्स 29:11:30। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन दिया है, if a shareholder fails to pay the amount of one or more calls on his shares, the company may forfeit his shares. तो बिल्कुल बहुत लॉजिकल है। अगर शेयर होल्डर कॉल का पैसा नहीं देगा तो कंपनी उसके शेयर्स को जब्त कर सकती है, फोरफिट कर सकती है। रीजन, even after the forfeiture of shares, the shareholder is responsible to pay the amount due from him until the company receives the full amount on those shares. अब सुनिए इस बात को। अब एक पर्सन थे, इन्होंने कंपनी से शेयर लिया था, 10 रुपए का शेयर था। इन्होंने उस शेयर पे यहाँ पे 8 रुपए दिए थे, 2 रुपए कंपनी ने मांगे, दिए नहीं, तो कंपनी ने इनके शेयर फोरफीट कर लिए। अब शेयर फोरफीट हो चुके हैं। अब ये आपको स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये 2 रुपए कंपनी को जब तक कि आगे कहीं रियलाइज नहीं हो जाते, अब कंपनी इस शेयर को री इशू करेगी और दोबारा से पैसे रियलाइज कर लेगी तो ठीक है। अगर ये कंपनी वापस से शेयर को री इशू करके पैसे रियलाइज नहीं कर पा रही है तो ये 2 रुपए के लिए वापस इस पर्सन को पकड़ सकती है, इवन आफ्टर उसके आपने शेयर जब्त कर लिए। तो क्या ये चीज सही है? देखो, आपको थोड़ी सी अटपटी लग सकती है बट ये चीज बिल्कुल सही है। अगर आपके शेयर फोरफिट हो चुके हैं तो फिर भी आपकी लायबिलिटी रहती है कंपनी को, वो जो बचा हुआ पैसा था जो आपने देना था कंपनी को वो देने के लिए, अनलेस एंड अनटिल कंपनी वो शेयर्स को कहीं और किसी और को री इशू नहीं कर देती है। तो ये थोड़ी सी अलग चीज आपको लग रही होगी बट ये भी ट्रू है। असर्शन और रीजन दोनों सही है, इंडिपेंडेंटली सही है। असर्शन के बाद आप बिकॉज लगा के रीजन को पढ़ोगे तो ऐसे कोई प्रॉपर इनमें एक्सप्लेनेशन नहीं बनेगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Current ratio is 4:5 and quick ratio is 5:7. If current liabilities are 3,50,000, the amount of inventory is. तो करंट रेशियो 4:5 है। करंट रेशियो इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज जो हमें ऑलरेडी दे रखे हैं 3,50,000 की, इट इज 4/5। तो अगर आप यहां से करंट एसेट्स को निकालने की कोशिश करोगे इट बिकम्स 3,50,000 इंटू 4/5 और ये हमारे पास हो गया 2,80,000। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या बता रखा है? आपको बता रखा है आपकी क्विक रेशियो बता रखी है। क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमारे पास है 3,50,000 की और ये आ गया 5/7। क्विक एसेट्स की अगर आप वैल्यू निकालोगे इसे सॉल्व करके 3,50,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7 इट वुड कम आउट टू 2,50,000। हमें इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी है तो करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का जो डिफरेंस होगा दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी इन्वेंट्री। 2,80,000 माइनस 2,50,000, सो आपका जो इन्वेंट्री है इट इज गोइंग टू बी ₹30,000। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। Rupees 5,000 received from subtenant for rent and entered correctly in the cash book is posted to the debit of the rent account in the trial balance. अब देखो, आपको रेंट रिसीव हो रहा है, आपके टेनेंट से, आपके जो किराएदार हैं उनसे आपको रेंट रिसीव हो रहा है। अब ये जो रेंट रिसीव हो रहा है ये आपके लिए क्या होगी? इनकम होगी। इनकम होगी तो रेंट को क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए, है ना। आप कैश डेबिट टू रेंट ये एंट्री आपको करनी चाहिए थी, रेंट को क्रेडिट करना चाहिए था, बट आपने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया तो ट्रायल बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा?
Debit total will be greater by rupees 10,000 than the credit total. Debit total will be greater by rupees 5,000 than the credit total. Subject to other entries being correct, the total will agree. None of these. अब माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कैश भी डेबिट कर दिया 5,000 से और रेंट भी डेबिट कर दिया आपने 5,000 से, तो क्रेडिट किसी को नहीं किया, डेबिट 10,000 कर दिया, क्रेडिट 0 किया, कुछ भी नहीं किया, तो इट मींस कि आपका डेबिट वाला साइड 10,000 से बढ़ जाएगा, क्रेडिट वाला साइड आपका 10,000 से कम होगा. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1. Obsolescence of a depreciable asset may be caused by. Obsolescence समझते हैं आप, मतलब आउटडेटेड हो जाना. ठीक है, तो कैसे कोई डेप्रिसिएबल एसेट आउटडेटेड हो जाता है? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, बिल्कुल हो सकता है. इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन मेथड, तो प्रोडक्शन का मेथड चेंज हो गया, इंप्रूव हो गया, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई. लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शंस, कुछ ऐसा लॉ बन गया, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि उस एसेट को यूज नहीं कर सकते. जैसे आपने सुना होगा कि पुरानी गाड़ियों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, डीजल जो व्हीकल्स है उनके ऊपर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है. तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पुराने एसेट्स को ऑब्सोलीट बना देती हैं, आउटडेटेड बना देती हैं. चेंज इन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस आउटपुट, तो आप उस एसेट को इस्तेमाल करके जो प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे थे, अब उसकी डिमांड ही कम होती जा रही है, वो प्रोडक्ट आउटडेटेड होता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपका वो एसेट, आपका वो मशीनरी भी आउटडेटेड होता जाएगा. सो ये सारे कारण हमारे कहीं ना कहीं एक डेप्रिशिएबल एसेट को आउटडेटेड बना सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव. मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स इज शोन एज. अब शेयर वारंट्स आप समझते हैं, शेयर वारंट्स अगर आपके पास है तो इसका मतलब है आपके पास हक आ गया कि आप कंपनी में फ्यूचर में शेयर्स ले सकते हैं. आपके पास शेयर नहीं आया बट फ्यूचर में आपके पास शेयर आ सकते हैं. तो कहां पे कंपनी इसे शो करेगी? शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो शेयर वारंट है, क्योंकि ये आपको राइट दे देते हैं फ्यूचर में शेयर्स एक्वायर करने का, तो बेसिकली ये फ्यूचर में शेयर होल्डर फंड ही बनने वाले हैं. तो इसे हम शेयर होल्डर फंड्स के अंदर ही क्लासिफाई करते हैं, वही दिखाते हैं. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1. प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, appropriation of profit, charge on the revenue, income of the business, या फिर none of these. देखो, प्रोविजन और रिजर्व्स के डिफरेंसेस अगर आपने करे हैं तो यू वुड नो कि प्रोविजन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. तो कोई भी प्रोविजन आप बना रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी अ चार्ज ऑन द रेवेन्यू. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2. Which one of the following is not a characteristic of charismatic leader? charismatic leader का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा? charismatic leader आप समझ रहे हैं ना, एकदम धमाकेदार वाले लीडर, एकदम नई सोच वाले लीडर. विजन एंड आर्टिकुलेशन, पर्सनल रिस्क, सेंसिटिविटी टू फॉलोअर नीड्स, कन्वेंशनल बिहेवियर. देखो, जो कैरिस्मेटिक लीडर है उसकी विजन होगी, पर्सनल रिस्क भी लेने को तैयार रहेगा, फॉलोअर की नीड्स भी देखेगा, और उसका बिहेवियर ना कन्वेंशनल, कन्वेंशनल मतलब पुराना वाला, ऑर्थोडॉक्स वाला वैसा बिहेवियर नहीं होगा. उसका हट के नया बिहेवियर हमें देखने को मिलेगा, नई बातें बोलेगा, नई चीजें करेगा. तो कन्वेंशनल बिहेवियर नहीं होगा, उसका अनकन्वेंशनल बिहेवियर होगा. सो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द आंसर. An organization structure that creates dual lines of authority. मेरे को तो यहीं पे आंसर पता लग चुका है, dual lines of authority पढ़ के. Combines functional and product departmentalization is complex structure, function structure, matrix structure, production structure. अब अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आता है जिसमें आपको डुअल लाइंस ऑफ अथॉरिटी देखने को मिलती है. एक तो आपका फंक्शनल बॉस होता है और दूसरा आपका प्रोजेक्ट का बॉस होता है. तो डुअल लाइंस ऑफ अथॉरिटी जहां भी आपको देखने को मिल गया ना, यहाँ पे आपका आंसर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का ही बनने वाला है. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3. What right does a consumer have against unfair trade practices and exploitation? तो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कंज्यूमर का, तो कंज्यूमर कहां अपनी आवाज उठा सकता है बताइए? राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू सीक रिड्रेसल, नन ऑफ दी अबव. तो कंज्यूमर के पास राइट है जी, राइट टू सीक रिड्रेसल. अगर कंज्यूमर के साथ गलत हो रहा है तो अपनी आवाज उठा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता है. इट इज राइट टू सीक रिड्रेसल. करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3. The drive to become what a person is capable of becoming is called. तो जनाब, आपके अंदर वो ड्राइव है कि मैं वो बन के दिखाऊंगा जो मैं बनना चाहता हूं. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ मोटिवेटिंग. तो
जो ये वाला आपका स्टेटमेंट है, इट इज क्लियरली रिलेटेड टू योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, जो आपने मैस्लो की थ्योरी में सबसे टॉप लेवल हायरार्की में देखे होंगे कि आप अपना बेस्ट बनना चाहते हैं, जो आप बन सकते हैं. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1. Dividend received by other than financial enterprise is shown in the cash flow statement under. तो डिविडेंड आपको मिल रहा है बट आप फाइनेंशियल एंटरप्राइज नहीं है. अगर आप फाइनेंशियल एंटरप्राइज होते तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता, बट आप फाइनेंशियल एंटरप्राइज नहीं है, आप कुछ और काम कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग एंटरप्राइज है, कुछ और खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, तो उस केस में आपके लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, क्योंकि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी होगी, उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है. सो इट इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2. लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग यहां पे आपको करनी है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उनके ऑब्जेक्टिव आपको मैच करने हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 आपका जो जुड़ा हुआ है वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन से जुड़ा हुआ है. एएस 10 आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ है. एएस 16 इज रिलेटेड टू योर बोरोइंग कॉस्ट, जो आपके इंटरेस्ट होते हैं उनसे. A17 आपकी सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात करता है. कई एंटरप्राइजेस बड़े बड़े होते हैं, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, तो किस तरीके से उनकी रिपोर्टिंग होनी है ये A17 बताता है. तो हमारी जो मैचिंग यहां पे बनी वो बनी जी ऑप्शन नंबर 3 की. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 3. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट यहां पे गलत है. डेप्रीसिएशन इज एन अमोर्टाइज्ड एक्सपेंडिचर. अमोर्टाइज्ड मतलब जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया. हाँ, डेप्रीसिएशन को भी राइट ऑफ तो कर ही दिया. स्टॉक एट द एंड इफ अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस इज टेकन ओनली टू द बैलेंस शीट. अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक आपको बैलेंस शीट, आपको ट्रायल बैलेंस में देखने को मिल रहा है, इट मींस आपने उसे अपने ट्रेडिंग में ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया, परचेजेस से ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया है, तो आप अब उसे केवल बैलेंस शीट में लेकर ही जाएंगे. बिल्कुल सही है. फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन रिलेटिवली अनअफेक्टेड इन अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम. तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी एक पीरियड ऑफ टाइम में चेंज नहीं होती, फिक्स्ड ही रहती है. फिक्स्ड एसेट्स आर स्टेटेड इन द बैलेंस शीट एट देयर मार्केट वैल्यू. यार ये तो बहुत क्लियरली गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स हम अपनी कॉस्ट पे दिखाते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पे. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4. तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू वर्ड गलत है, इसकी जगह कॉस्ट या रिटर्न डाउन वैल्यू होता तो बेटर होता. सो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर. Which of the following statement is true? Rent paid to landlord of the proprietor's house must be debited to rent account. अब आपने रेंट तो पे किया, बट किसके लिए पे किया? प्रोप्राइटर के घर के लिए. देखो, प्रोप्राइटर की दुकान होती, शॉप होती, तो रेंट अकाउंट में आप डेबिट करते, बट प्रोप्राइटर के घर का रेंट पे किया, अगर बिजनेस से पे किया, तो ये प्रोप्राइटर की ड्रॉइंग्स होंगी, इसको रेंट अकाउंट में नहीं डालना चाहिए. तो ये वाला तो गलत है. On purchases of furniture, the amount spent on repairs should be debited to repair account. देखो, आप कोई भी एसेट खरीदते हो, अब पहली बार उसे इस्तेमाल करने के लिए जो भी खर्चा करते हो, उसे यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए आप उसे कैपिटलाइज करते हो, उसी की कॉस्ट में ऐड कर देते हो. तो यहाँ पे भी आपने फर्नीचर परचेज किया, कुछ रिपेयर कराई, तो वो फर्नीचर अकाउंट में ही डेबिट होनी चाहिए थी. तो ये वाला भी गलत लग रहा है. When errors are detected after the preparation of trial balance, suspense account is opened. अब आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया, आप देखा टैली नहीं कर रहा है. अब टैली नहीं कर रहा है तो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को अब ठीक करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे, ऐसा ऑप्शन 3 कह रहा है. और ये कहीं ना कहीं मुझे सही लग भी रहा है. If the errors are detected after preparing the trial balance, then all the errors are rectified through suspense account. अब देखो जी, ये कह रहा है कि अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आपको एरर डिटेक्ट हो गए, देन ऑल द एरर्स, जितने भी एरर्स हैं, वो आप सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही रेक्टिफाई करेंगे. अब देखो, यहाँ पे ना कुछ अलग अलग कहानियां, अलग अलग केसेस बन सकते हैं. कुछ एरर्स ऐसे हो सकते हैं जो कंपनसेटिंग हो, तो उसमें तो सस्पेंस अकाउंट का रूल ही नहीं आएगा. कुछ एरर ऐसे हो सकते हैं जो प्रॉफिट और लॉस वाले आपके आइटम से कुछ जुड़े हों, और उसके लिए फिर आपको हो सकता है फ्यूचर में कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़े प्रॉफिट में. तो सस्पेंस अकाउंट की बजाय आप शायद P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट्स करें, तो दैट इज पॉसिबल. तो ऑल द एरर्स वर्ड इस्तेमाल करना ना, ये जो ऑल वर्ड इस्तेमाल करना, ये गलत है. 3 वाला जो आंसर है, 3 वाला जो ऑप्शन है, वो बेटर है, और इसीलिए वही करेक्ट आंसर यहां पे बनेगा. Which of the following statement is true? Accrual concept implies accounting on cash basis. बताइए कैसी कैसी बात कर रहे हैं. Accrual और cash तो दोनों अलग अलग होते हैं, ये तो गलत है. बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. अब बताइए, बैंक अकाउंट क्या रियल अकाउंट होता है? नहीं जी, बैंक अकाउंट तो एक पर्सनल अकाउंट होता है. लेजर इज अ सेट ऑफ अकाउंट. क्या लेजर में आपको बहुत सारे अकाउंट्स देखने को मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं. अकाउंटिंग इज कंसर्न विद मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन तो अकाउंटिंग में आती नहीं, तो ये भी गलत हो गई. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3.
Contingent liability is shown as a note below the balance sheet. This arises out of, जो भी आपकी contingent liability होती है ना, आप बैलेंस शीट में नोट के फॉर्म में उसे डिस्क्लोज कर देते हैं. बताइए कौन सा कन्वेंशन है यहां पर? डिस्क्लोजर, मटीरियलिटी, ऑब्जर्वेंस ऑफ लो, कंसिस्टेंसी. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं कि सारा डिस्क्लोजर, सारी चीजें हम अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कर दें. बैलेंस शीट के अंदर हो रही हैं तो उसमें डिस्क्लोज कर दें, अगर नहीं हो रही फिर भी यूजर्स के लिए यूजफुल है, उनको डिस्क्लोज करनी चाहिए, तो हम उसे बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट की फॉर्म में शो कर देते हैं. सो क्लियरली द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. Partnership accounts of X and Y were closed for the current year. Subsequently, it was discovered that interest on drawings was not charged. For rectifying the error, which of the following accounts will be opened? तो आपने accounts जो है ना बंद कर दिए, खाते बंद कर दिए, आपने financial statements बना लिए हैं जी. अभी क्या हुआ, आपको बाद में पता लगा यार interest on drawings तो चार्ज ही नहीं किया. तो अब पिछले साल का बेसिकली आपको ये चार्ज करना चाहिए था, पिछले साल की आपकी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना चाहिए था. अब अभी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे तो फिर इस बार का प्रॉफिट आपको सही नहीं दिखेगा. अब कैसे इसे रेक्टिफाई किया जाए, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर नन ऑफ दीज. अब देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पिछले साल के क्लोज हो चुके हैं. अब इस साल के अंदर अगर आपको पिछले साल की प्रॉफिट्स की कोई भी एडजस्टमेंट करनी है, उसके लिए आप नया खाता खोलेंगे, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और फिर इसको आप डायरेक्टली पार्टनर्स के जो कैपिटल है उनसे आप एडजस्ट कर देंगे, ताकि इस साल का जो प्रॉफिट है वो आपका कहीं ना कहीं इफेक्ट ना हो. The mental ability to analyze and diagnose complex situation is known as. Options are human skill, technical skill, complex skill, या फिर conceptual skill. अगर हम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो मेनली तीन तरीके के स्किल्स की बात होती है. एक है ह्यूमन स्किल, एक टेक्निकल और एक कंसेप्चुअल. जो टेक्निकल वाले स्किल्स होते हैं ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए ज्यादा जरूरी होते हैं. ह्यूमन स्किल्स कहीं ना कहीं सभी लेवल्स के लिए रेलेवेंट होते हैं, और कंसेप्चुअल स्किल्स आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए जरूरी होते हैं, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट को कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस जो हैं उनसे डील करना है, उनको एनालाइज करना है और उनके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज बनानी है. तो बेसिकली इस सवाल में कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की ही बात हो रही है. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, या ऑल ऑप्शंस आर राइट. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4. Who can check the price fluctuations in the market by holding back the goods when prices fall and releasing the goods when prices rise? Wholesaler, agent, retailer, mercantile agent. अब देखो, प्राइस को वही पर्सन मैनिपुलेट कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा, जिसके पास अच्छा खासा क्वांटिटी में सामान होगा. अब अगर आप ऑप्शंस को देखते हैं तो इनमें से होलसेलर जो होते हैं उनके पास बल्क में सामान पड़ा होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सामान पड़ा होता है, और इसीलिए ये प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइस फ्लक्चुएशंस को मैनेज कर सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, होलसेलर. इन विच ईयर टेलर रोट द बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये किताब उन्होंने 1911 में 1911 में लिखी थी. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2. The idea that a subordinate should have only one supervisor to whom he or she is directly responsible. तो आपका केवल एक सुपरवाइजर होना चाहिए जिसको आप डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो. दिस आइडिया इज रेफर्ड टू एज यूनिटी ऑफ कमांड. सो करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर 1. Which one of the following is not a limitation of computerized accounting system? Computerized accounting system का कौन सा एक लिमिटेशन नहीं है? सिक्योरिटी प्रॉब्लम तो एक लिमिटेशन है, सिस्टम फेल हो सकता है ये भी लिमिटेशन है, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग देनी पड़ती है, लिमिटेशन है, फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग आप अपनी रिपोर्ट्स फ्लेक्सिबल तरीके से जब मर्जी जैसे मर्जी किस भी समय चाहो निकाल सकते हो, तो ये तो इसका फायदा हो गया ना, इसका लिमिटेशन नहीं है. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4. When debentures are issued as collateral security, collateral security समझते हैं कि आपने अपने डिबेंचर्स को गिरवी रख दिया, आपने कोई लोन लिया, बोरोइंग करी, उसके लिए अपने जो डिबेंचर्स हैं उनको एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी जो है गिरवी रख दिया, इंटरेस्ट इज पेड ऑन. अब देखो, कोलेटरल सिक्योरिटी अगर आपने इन्वेस्टर्स को इशू किया है तो उस केस में आप इन पे इंटरेस्ट दोगे या नहीं दोगे, ये चीज आप सोचिए जरा.
ऑप्शंस है नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू, डिस्काउंटेड वैल्यू या फिर नो इंटरेस्ट इज पेड। अब देखो ये आपके जो डिबेंचर्स है ना, दे आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर आप लोन में डिफॉल्ट करते हैं और ये डिबेंचर्स आपके एक्चुअल में डिबेंचर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आप इन पे इंटरेस्ट पे करेंगे। पर जब तक ये एज अ सिक्योरिटी ही आपने इशू किए हुए हैं, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करे हुए हैं, तब तक कोई इंटरेस्ट इन पे नहीं जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। At the time of dissolution, a liability taken over by partner is to be debited to। अब डिसोल्यूशन के समय एक पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर कर ली है जी, अब किसको डेबिट करेंगे? अब डिसोल्यूशन के समय जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है ना, आप उनको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के खत्म कर देते हैं, तो कोई भी लायबिलिटी अब आपको वैसे देखने को नहीं मिलती। तो अभी अगर आपको इसकी एंट्री करनी है तो आप क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट को तो आप क्रेडिट करेंगे। पार्टनर ने टेक ओवर कर ली लायबिलिटी, तो लायबिलिटी के लिए आप उसको क्रेडिट करेंगे। और लायबिलिटी को तो डेबिट अब नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसका खाता बंद कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, तो अभी रियलाइजेशन अकाउंट को ही आप डेबिट करेंगे। सो करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर 3। The securities premium amount may be utilized by a company for securities premium amount को आप कहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं? Writing off any loss on sale of fixed asset, writing off loss of revenue nature, writing off expense discount on issue of debentures या फिर all options are right। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के जो यूजेस है ना, वो हमें कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 52 में बताए हुए हैं। और यहाँ पे इनमें से केवल आपका जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है वही एक परमिटेड यूज है एज पर दी कंपनी लॉ। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। The appropriate sequence of the formation of a company are in the following order। तो appropriate sequence आपको यहाँ पे बताना है। देखो सबसे पहले क्या होगा बताइए? प्रमोशन, कमेंसमेंट, इनकॉर्पोरेशन, ये सब वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी को प्रमोट करते हैं, कंपनी बनाने का आइडिया प्रमोटर्स को आता है और वो कंपनी की जो नींव है बेसिकली रखते हैं, कंपनी को बनाने का काम शुरू करते हैं, प्रमोशन का काम करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रमोशन ही आएगा। तो 1 और 2 में से ही हमारा आंसर होना चाहिए। इसके बाद बताइए इनकॉर्पोरेशन आएगा या कमेंसमेंट आएगा? तो पहले इनकॉर्पोरेट करते हैं कंपनी को, फिर अपना बिजनेस कमेंस करते हैं, शुरू करते हैं। पहले कंपनी को रजिस्टर करवाते हैं, फिर काम शुरू होगा। तो पहले इनकॉर्पोरेशन आएगा, फिर कमेंसमेंट होगा। सो करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर 2। और बीच में कैपिटल सब्सक्रिप्शन वाला स्टेज भी है जिसमें हम कंपनी का जो कैपिटल है वो इशू करते हैं और लोगों से जो पैसे है वो इकट्ठा करते हैं और फिर इवेंचुअली अपना काम शुरू कर देते हैं। The socialization stage where individuals confront the possible dichotomy between their organizational expectations and reality is। डिकोटॉमी का मतलब आप समझते हो कि आपको पता लगता है कि यार आप सोच कुछ और रहे थे, एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी और रियलिटी अलग है। ठीक है, डिकोटॉमी का मतलब बेसिकली होता है कि दो अलग अलग चीजें हैं, ये दिस इज डिकोटॉमी। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग थी, रियलिटी अलग है। अब सोशलाइजेशन के ना अलग अलग स्टेजेस होते हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। तो आप किसी भी कंपनी में एंटर करते हैं ना, तो सबसे पहले होता है एक प्री अराइवल स्टेज जिसमें कंपनी के बारे में आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बनी होती हैं। और एक्चुअल में जब आप कंपनी में एंटर करते हो, एनकाउंटर करते हो कंपनी के कल्चर को, कंपनी के एनवायरनमेंट को देखते हो, तो दैट इज द एनकाउंटर स्टेज। और वहां पे आपको पता लगता है कि यार आप सोच कुछ और रहे थे, एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और रियलिटी कुछ और है। और फिर लास्ट में आता है मेटामॉर्फोसिस, जहां पे आपका परिवर्तन होता है। आप अपने एक्सपेक्टेशंस को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और कंपनी के एनवायरनमेंट में ढलने की कोशिश करते हो, बदलाव हमें देखने को मिलता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2, एनकाउंटर स्टेज का। Which of the following is not a principle of Henry Fayol? Discipline, remuneration, centralization, decentralization। सो डिसिप्लिन हेनरी फ्योल का एक प्रिंसिपल है, रेम्यूनरेशन भी है और सेंट्रलाइजेशन भी है। डिसेंट्रलाइजेशन कोई स्पेसिफिक प्रिंसिपल नहीं है, सेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल के अंदर ही उन्होंने जो बातें हैं ना वो अपनी बता रखी हैं। डिसेंट्रलाइजेशन कोई अलग से प्रिंसिपल उन्होंने नहीं दिया हुआ। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। The number of subordinates a manager can efficiently and effectively direct is called मैनेजमेंट, सेंट्रलाइजेशन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन। तो एक मैनेजर कितने सबऑर्डिनेट्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, दिस इज बेसिकली द स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑफ अ मैनेजर। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। X Limited purchased a machine worth rupees 2,88,000 and in lieu issued debentures of rupees 100 at a discount of 4%. The number of debentures will be।
तो 2,88,000 की जी आपने यहाँ पे मशीन परचेज करी है और उसके बदले आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए 100 रुपए के और 4% डिस्काउंट आपने यहाँ पे डिबेंचर पे दिया है जी। तो 100 का डिबेंचर बेसिकली आपने 96 पे इशू किया होगा। 100 का डिबेंचर आपने 96 पे इशू किया होगा जी। तो कितने डिबेंचर इशू किए होंगे? 2,88,000 डिवाइडेड बाय 96 अगर आप करेंगे तो ये 3,000 डिबेंचर्स आपका निकल कर आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Which of the following transactions will result into flow of cash? Deposited rupees 20,000 into बैंक, तो बैंक और कैश दोनों आपस में इफेक्ट हो गए, तो नेट फ्लो तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू 7400 एट अ लॉस ऑफ 900, यानी कि आपने 6500 में बेचा होगा उसे। तो फर्नीचर आपने बेचा तो फिर तो कैश का फ्लो होगा, तो इससे कैश का फ्लो होना चाहिए। कन्वर्टेड डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं है। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक 25,000, तो आपने बैंक से कैश निकाल लिया तो बैंक कम हो गया, कैश बढ़ गया, नेट कैश जो आपका फ्लो है वो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो आपका बैंक है उसको भी तो हम कैश बैलेंस में ही लेकर चलते हैं। आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो कैश और बैंक दोनों को एक साथ ही लेकर चलते हैं। ठीक है, आपस में जो आपने कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स करी है उसका कोई इफेक्ट आपके नहीं आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। When one party grants the right to use the asset to the other party in return for a periodic payment, it is known as लीज फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग, पब्लिक डिपॉजिट या फिर डेट। तो एक पार्टी एक एसेट दे रही है दूसरी पार्टी को और उसको कह रही है पीरियोडिकली मेरे को इसकी पेमेंट करते रहना। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लीज फाइनेंसिंग। आप कोई एसेट किसी को लीज पे देते हैं तो वो लीज में आप एसेट देते हैं, उसके बदले आपको पीरियोडिकली जो लीज रेंटल्स हैं वो मिलते रहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। On retirement or death of a partner, assets and liabilities are to be shown at old values for which account is to be opened is। कोई पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ हो गई तो अब एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है ना आपको उनको ओल्ड वैल्यूज पे ही शो करना है। आप चाहते हैं कि वो रीवैल्यूड वैल्यूज पे ना आए, पुरानी वैल्यूज पे ही शो करते रहे। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? पी एंड एल अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर रियलाइजेशन अकाउंट। तो अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि बुक वैल्यू में हमें चेंजेस नहीं करने हैं तो रेदर देन ओपनिंग अ रीवैल्यूएशन अकाउंट दे ओपन अ मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें एक बार सारी एडजस्टमेंट्स करी जाती हैं और फिर दोबारा रिवर्स कर दी जाती हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। The total of the sales book is posted to the credit of डेटर्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट या फिर नन ऑफ दीज। तो सेल्स बुक का जो टोटल है वो आप अल्टीमेटली सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर देते हो। इनमें से किसी भी ऑप्शन में सेल्स अकाउंट नहीं है। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। A transaction involving a decrease in debt equity ratio and increase in current ratio is, बताइए कौन सी ट्रांजेक्शन से आपकी डेट इक्विटी रेशो जो है वो कम हो जाएगी और करंट रेशो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी वाली रेशो जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। इशू ऑफ डिबेंचर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब आपने डिबेंचर इशू किए तो डेट इक्विटी रेशो तो इफेक्ट होगी, बट फिक्स्ड एसेट्स के बदले इशू किए तो इससे करंट रेशो पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश, तो आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए और उसके बदले आपको कैश मिला है। इक्विटी शेयर्स इशू किए तो आपका इक्विटी बढ़ जाएगा और अगर इक्विटी बढ़ेगा तो ये डेट इक्विटी रेशो आपका डिक्लाइन करेगा। कैश मिला आपको और कैश की वजह से आपका करंट रेशो भी ऊपर जाएगा, तो ये वाला आंसर सही लग रहा है। इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, अगर आपने डिबेंचर इशू किए तो डेट बढ़ जाएगा और डेट बढ़ने से डेट इक्विटी रेशो आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि डेट आपका ऊपर न्यूमरेटर में आ रहा है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर कैश, अगर आपने रिडम्पशन कर दी प्रेफरेंस शेयर्स की कैश के बदले तो कैश कम होगा और करंट रेशो तो कम हो जाएगी बढ़ने की बजाय। सो आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 का ही बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है जी, According to R.N. Carter, dash is the science and art of recording correctly in the books of accounts all those business transactions that result in the transfer of money or money's worth। ऑप्शंस आपके सामने, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, आपको चूज करना है। अगर देखो आपको डेफिनेशन एग्जैक्टली पता है कि क्या डेफिनेशन किसने दी है तो आप आंसर कर लोगे। अगर नहीं भी पता, देखो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको रिकॉर्डिंग करनी है। जो रिकॉर्डिंग का काम है वो आपका अकाउंटिंग के दायरे में तो आता है, बट अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो काफी बड़ा है, काफी वाइड है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, कम्युनिकेटिंग, बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर केवल और केवल रिकॉर्डिंग की बात हो रही है
तो ये ज्यादा स्पेसिफिकली बुक कीपिंग से जुड़ा होगा और इसीलिए करेक्ट आंसर यहां पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 बुक कीपिंग का बनेगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, इन सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रीसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। अब ये सिंकिंग फंड मेथड जो रहते हैं डिप्रीसिएशन का, इस मेथड के अंदर आप अपने डिप्रीसिएशन का जो अमाउंट है वो एक अलग अकाउंट में डालते हो, इकट्ठा करता रहते हो, उस पे इन्वेस्टमेंट करते रहते हो, ताकि बाद में जब आपको एसेट रिप्लेस करना हो तो आप इन्वेस्टमेंट को बेच के एसेट रिप्लेस कर लो। जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है उस पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, डेप्रीसिएशन का अमाउंट तो हर साल सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बनेगा। चलिए, तो यहां पे सवाल है, विच चार्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द चेंजेस और द ट्रेंड दैट एग्जिस्ट इन अ सीरीज ऑफ डाटा। ऑप्शंस आपके सामने, लाइन और अरिथमेटिक चार्ट, पिक्टोग्राफ, पाई चार्ट या फिर बार ग्राफ। देखो, जो आप ट्रेंड वगैरह बनाते हो तो आपका जो ग्राफ बनता है वो यूजुअली कुछ इस तरीके का बन रहा होता है, ग्राफ है ना, जब आप कोई ट्रेंड वगैरह प्लॉट करने की कोशिश कर रहे होते हो। और ये बेसिकली आपका लाइन चार्ट है, ये बेसिकली आपका एक लाइन या अरिथमेटिक चार्ट इसे बोला जाता है। पिक्टोग्राफ के अंदर आपके पिक्चर्स वगैरह बनाए जाते हैं। पाई चार्ट आपका एक पाई की फॉर्म में कुछ ऐसा चार्ट बनता है। बार ग्राफ के अंदर आपके जो अलग अलग बार्स हैं वो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का रहेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अभी हमारे पास सवाल है, द डिफरेंस इन बोथ द बैलेंसेस, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक may not arise due to which of the following reasons। इन दोनों में डिफरेंस अराइज नहीं होगा, किसकी वजह से? टाइमिंग। देखो, टाइमिंग डिफरेंसेस तो हमारे हो सकते हैं जी। टाइमिंग का मतलब तो ये हुआ कि आपने बैंक में जो चेक है वो लगा दिया पर बैंक ने उसे बाद में क्लियर किया, तो टाइम का डिफरेंस हो गया, बैलेंस डिफरेंस हो गए। एरर्स की वजह से डिफरेंस हो सकते हैं, ट्रांजैक्शंस की वजह से डिफरेंस हो सकते हैं, बट लाइक डिसलाइक, पसंद नापसंद, इसकी वजह से थोड़ी डिफरेंसेस होंगे। अकाउंटेंट लोग तो वैसे ही ये पसंद नापसंद जैसी चीजों से दूर रहते हैं, ये तो बिल्कुल ही अनइमोशनल से लोग होते हैं, टेक्निकल से लोग होते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक फॉर वर्मा ऑफसेट लिमिटेड। बैलेंस एज पर कैश बुक आपको 2,40,000 दे रखा है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू 1,36,000। तो कैश बुक से आपको पासबुक के बैलेंस पे जाना है, तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसका प्लस माइनस करते हैं। तो आपने चेक इशू कर दिए तो आपने अपनी कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसमें अमाउंट घटा दिया होगा कि मेरा बैलेंस घट गया, बट क्योंकि वो अभी प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक वाला बैलेंस आपका एक्चुअल में घटा नहीं है। तो बैंक वाला बैलेंस अभी आपका ज्यादा है, कैश बुक में कम है। तो कैश बुक से बैंक वाले बैलेंस पे पहुंचना है तो आप क्या करेंगे, ये 1,36,000 का जो अमाउंट है ये इसके अंदर आप ऐड करेंगे। चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड अमाउंट्स टू ₹90,000। आपने कुछ चेक बैंक में जमा करवा दिए और आपने अपना जो कैश बुक में बैंक बैलेंस है वो भी इंक्रीज कर दिया होगा, बट बैंक ने आपको उनका क्रेडिट अभी नहीं दिया, उनको क्लियर नहीं किया। तो बैंक में बैलेंस अभी भी कम है, तो कैश बुक वाले बैलेंस को भी कम कर देते हैं, 90,000 से कम कर देते हैं जी। बैंक चार्जेस अमाउंट टू 300। देखो, बैंक चार्जेस पासबुक में आ रहे होंगे, कैश बुक में नहीं आ रहे, तो कैश बुक में भी इसको माइनस कर देते हैं। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक अमाउंट्स टू ₹1250। तो बैंक ने हमें कुछ इंटरेस्ट दिया है जो पासबुक में तो आ रहा होगा बट कैश बुक में नहीं आ रहा होगा, तो कैश बुक में भी इसे ले लेते हैं, ऐड कर देते हैं, 1250 को ऐड कर देते हैं और हमारा यहाँ पे बैंक बैलेंस निकल कर आ जाएगा एज पर पासबुक। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स आप यहाँ पे करेंगे प्यारे दोस्तों, तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा दैट इज गोइंग टू बी 2,86,950। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। The details pertaining to a company for the year 2022 are: करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5:1, लिक्विडिटी रेशियो दिया हुआ है 1.25:1, इन्वेंट्री दिया हुआ है ईयर एंड पे 21 लाख का, बैंक ओवरड्राफ्ट और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका जीरो है। आपको करंट लायबिलिटीज की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो देखो, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए करंट लायबिलिटीज आपकी एक्स है, करंट लायबिलिटीज आपकी एक्स है, तो इस केस में आपके करंट एसेट्स कितने हो गए, करंट एसेट्स आपके 2.5 गुना है, यानी कि करंट एसेट्स आपके कितने हो गए, 2.5x हो गए। और ऐसे ही आपके लिक्विड रेशियो 1.25:1 है,
तो लिक्विड एसेट्स आपके कितने हो गए, 1.25x यहाँ पे हो गए। अब करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स का जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्या होगा, वो बेसिकली आपका इन्वेंट्री ही होगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो जीरो ही है जो बता रखी हैं। तो करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 21 लाख, ये इक्वेशन आपका बन गया। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 1.25x इज इक्वल टू 21, और इसे आप सॉल्व कर लीजिए। 21 लाख डिवाइडेड बाय 1.25, कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, अगर आप कर लेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 16,80,000 का प्यारे दोस्तों निकल कर आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। How is interest on debentures typically treated in the financial statements of a company? तो एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, क्या ट्रीट किया जाता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। देखो जी, लायबिलिटी या एसेट तो ये आपका बेसिकली नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये कोई अनपेड वगैरह हो तो ये बात आती है। ये आपका एक एक्सपेंस है, एक चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी है, ये आपको पे करना ही होगा, अगर आपके प्रॉफिट्स हो तब भी, नहीं हो तब भी। सर हम इसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों नहीं मानेंगे? देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये नहीं है आपका, ये आपका बेसिकली एक फाइनेंसिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग है ये, क्योंकि आपने फाइनेंस ऑब्टेन किया हुआ है डिवेंचर्स को इशू करके, और ये कोर ऑपरेशन से आपका जुड़ा हुआ नहीं है, ये बेसिकली आपका फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस है। तो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। Which of the following is not exempted from GST? जीएसटी जानते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये आपका, आज की डेट में सारी जो ट्रांजेक्शन होती हैं उस पर ये जीएसटी लागू होता है, और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट की बात करी हुई है जी। देखो इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता। कभी आपने देखा है कि बैंक आपसे जो इंटरेस्ट आपकी खाते में डाल रहा है उस पे जीएसटी आ रहा हो, या फिर आपसे जो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ उस पे जीएसटी लगा रहा हो? तो ऐसा नहीं होता, इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्लेम्ड बाय दी स्टाफ, देखो जो आप अपने स्टाफ को सैलरी वगैरह खर्चे वगैरह देते हो उस पे भी आपका जीएसटी नहीं लगता है। इंटर स्टेट सेल, अब अगर आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान बेचा या विद इन द स्टेट भी बेचा तो जीएसटी तो लगेगा ही ना। जीएसटी ऐसा थोड़ी है कि सेम स्टेट में सामान बेचोगे तभी लगेगा यार, जीएसटी तो सभी सप्लाई पे लगेगा, इंटर स्टेट हो या इंट्रा स्टेट हो, तो ये तो जीएसटी लगेगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू गवर्नमेंट, तो हाँ कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो सरकार को दे रहे हो तो वो जीएसटी के दायरे से बाहर रखी गई हैं। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। Accounting for retirement benefits in the financial statements of employers comes under which Indian accounting standard? तो कौन सा एएस है बेसिकली जो आपका अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट से डील कर रहा है? देखो सवाल में ऊपर लिख रहे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस लग रहा है पूछ रहे, बट नहीं, ऑप्शंस जो दिए हुए वो क्लियरली एएस एएस के दिए हुए, नहीं तो इंड एएस लिखा होता अगर वो इंड एएस स्पेसिफिकली पूछ रहे होते। तो जनाब यहाँ पे आपके जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो एस 15 के अंदर आते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बनेगा। Original cost of the asset is rupees 2,50,000. Useful life of the asset is 10 years. And net residual value is estimated to be 50,000. Calculate the amount of depreciation to be charged every year. तो एक एसेट आपने खरीदा 2.5 लाख का, उसे 10 साल इस्तेमाल करोगे, 10 साल के बाद 50,000 का बिक जाएगा। तो यार मोटा मोटी खर्चा आपको कितना पड़ा, 2.5 लाख में से 50,000 तो मिल ही जाएगा, तो 2 लाख है आपका बेसिकली। ये 2 लाख का अमाउंट आपको 10 सालों में स्प्रेड करना है, तो एक साल में कितना डेप्रिसिएशन लगा दोगे यार, 20,000 का लगा दोगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का हो जाएगा। मैं लॉजिकली करना पसंद करता हूं, आप सीधा सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, उससे भी आपका आंसर 20,000 ही आएगा। चलिए सवाल है, अ कंपनी हैज नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 5%, total assets of 90 lakh and return on assets of 9%, its total asset turnover ratio would be। अब सवाल एक बार अगर आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये सवाल आपको लगता है यार ये तो क्या पूछ लिया है ना, ये तो ऐसा लग रहा है ये बताया नहीं पर पूछ रहा है ये चीज। चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखो एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? इसमें दो चीजें आती है, एक आपका टर्नओवर आएगा और आपका यहाँ पे आएंगे आपके जो टोटल एसेट्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। दो चीजें आती हैं एसेट टर्नओवर रेशियो में। अब टोटल एसेट्स तो सवाल में आपको ऑलरेडी गिवन है, बट आपको यहाँ पे टर्नओवर गिवन नहीं है। टर्नओवर आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते वो देखते हैं।
देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% का है, तो मैं कह सकता हूं मेरा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स अगर मैं करूंगा तो ये मेरा कितना बनता है, तो ये मेरा 5% बनता है, ये मेरे को ऑलरेडी दे रखा है। और मेरे को यहाँ पे एक और चीज भी बता रखी है कि मेरा जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो यहाँ पे वो यहाँ पे कितना है, वो यहाँ पे 9% का है। ये चीज मेरे को यहाँ पे बता रखी है। देखो रिटर्न ऑन एसेट्स बेसिकली क्या हुआ कि मेरा जो नेट प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय माई एसेट्स इज इक्वल टू कितना, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 9। अब देखो इस केस में मेरे को चाहिए क्या, मुझे चाहिए सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स, ये मेरे को चीज बेसिकली यहाँ पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे ये जो नेट प्रॉफिट जो है ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है नेट प्रॉफिट, तो इन दोनों इक्वेशंस को किसी तरीके से बराबर बना दूं तो मैं यहाँ पे अपना टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कर सकता हूँ, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कर सकता हूँ। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं जी। तो पहली वाली इक्वेशन को अगर मैं देखता हूं तो ये बेसिकली क्या कहती है कि नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 100 सेल्स, और दूसरी वाली क्या कहती है, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 100 इंटू माई एसेट्स। अब ये दोनों को बराबर कर देते हैं, दोनों नेट प्रॉफिट तो बराबर ही होंगे ना। 5 बाय 100 सेल्स इज इक्वल टू 9 बाय 100 एसेट्स। अब सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स कर देता हूं और ये 5 बाय 100 दूसरी तरफ ले जाता हूं तो ये हो जाएगा मेरा क्या, उल्टा हो जाएगा। ये 100 तो कट ही गया और 9 डिवाइडेड बाय 5 मेरे पास क्या बना, 1.8, ये यहाँ पे बन गया। देखो सवाल में लग रहा था ये टोटल एसेट्स की जानकारी काम आएगी, बट काम ये आई नहीं। 5% और 9% दिया हुआ था, आप उसी से इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे बनने वाला है। चलिए अगला सवाल है, डैश इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो जनाब आपके जो कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उससे जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो क्या होगा, प्रॉफिट, इनकम, गेन या फिर रेवेन्यू। देखो जो टोटल अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी योर रेवेन्यू। रेवेन्यू में से खर्चे माइनस करोगे तो प्रॉफिट, इनकम, गेन निकलेगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 रेवेन्यू का बनेगा। प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द करंट ईयर इज शोन अंडर विच हेडिंग। तो डिविडेंड आपके डायरेक्टर्स ने प्रपोज कर दिया, बट ये एक्चुअल लायबिलिटी तब बनेगा जब शेयर होल्डर्स इसे आपकी जनरल मीटिंग में अप्रूव कर देंगे। तो प्रपोज्ड डिविडेंड अभी केवल एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी ही होगा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। Which source document is issued if a customer returns goods previously invoiced or the customer is allowed further discount? तो आपने कस्टमर को कोई सामान बेचा, वो सामान वापस आ गया या आपको उस पर और डिस्काउंट देना पड़ा, तो कौन सा डॉक्यूमेंट आप इशू करेंगे। देखो जब आप कस्टमर को सामान बेचते हो तो एंट्री क्या करते हो, लेट सपोज आपने मिस्टर श्याम को सामान बेचा, तो आपने क्या किया होगा, श्याम अकाउंट को क्या किया होगा, डेबिट किया होगा टू सेल्स, आपने ये एंट्री अपनी पास कर दी होगी। लेट सपोज आपने 1000 का सामान बेचा था तो 1000 की एंट्री आपने यहाँ पे पास कर दी। अब श्याम कह रहे कि नहीं ये 100 रुपए का सामान मैं वापस करना चाहता हूँ, ये सामान मैं वापस नहीं करूंगा, आप मेरे को 100 रुपए का इसमें छूट दे दो। तो यार मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मेरे को शाम से 1000 रुपए तो नहीं मिलेंगे, 100 का सामान यहाँ वापस आ रहा है तो मेरे को 900 ही मिलेंगे। तो शाम को डेबिट किया हुआ था यहाँ पे मैंने 1000 से, अब इसको 900 पे लेके आना है तो इस अकाउंट को 100 रुपए से कम करना पड़ेगा। शाम को 1000 से डेबिट किया था तो अब शाम को 100 से क्रेडिट करूंगा, शाम को 100 से क्रेडिट करूंगा। और ये जो शाम को मैं 100 से क्रेडिट कर रहा हूं इसके बदले इसको एक अकाउंट, एक डॉक्यूमेंट इशू कर दूंगा। ये डॉक्यूमेंट होगा क्रेडिट नोट, ये लीजिए श्याम जी आपके अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया अपनी किताबों में, और यहाँ पे सेल्स रिटर्न या जो भी आपका डिस्काउंट वगैरह वो आप यहाँ पे डेबिट कर देंगे। तो ये एंट्री आपकी बनेगी, क्रेडिट नोट आपका यहाँ पे इशू हो जाएगा। प्रिंस लिमिटेड wants to prepare its cash flow statement. It sold equipment of book value of rupees 60,000 at a gain of rupees 8,000. The amount to be reported in its cash flow statements under investing activities is. तो प्रिंस लिमिटेड अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहती है, उसने अपना इक्विपमेंट बेचा 60,000 का और उस पर गेन हो गया 8,000 का। अब देखो इक्विपमेंट की बुक वैल्यू आपको बता रखी है बट ये नहीं बताया कि यहाँ पे ये इक्विपमेंट कितने का बेचा हुआ है, कितने का बेचा हुआ है ये आपको नहीं बताया हुआ है, आपको सिर्फ इतना बता रखा है एट अ गेन ऑफ रुपीज 8,000।
तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितना अमाउंट यहाँ पे आएगा, तो देखो 100% क्लैरिटी क्योंकि नहीं हो रही है कि ये जो बुक वैल्यू है ये ओरिजिनल बुक वैल्यू है या इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू है, कहीं ऐसा तो नहीं था कोई डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग से मेंटेन चल रहा हो। तो ये वाले अकाउंट का जो आंसर है इन्होंने, ये वाले जो क्वेश्चन का आंसर है इन्होंने ऑफिशियली ड्रॉप कर दिया था, तो इसका आंसर यहाँ पे अभी कोई ऑफिशियल आंसर नहीं है, तो ये सवाल को आप अभी स्किप कर सकते हैं। चलिए तो सवाल है, रामा लिमिटेड forfeited 40 shares of rupees 10 on which rupees 7 were called up and the shareholder had paid rupees 5 of these. 30 shares were reissued at rupees 6 per share. The amount transferred to capital reserve account will be. देखो 40 शेयर हमने जब्त कर लिए, फोरफीट कर लिए, 10 रुपए का शेयर था बट उसपे 7 रुपए ही कंपनी ने कॉल अप किए थे और शेयर होल्डर ने 5 ही दिए थे, तो ये जो 5 दिए ये 5 रुपए हमने जब्त कर लिए। अब 40 में से 30 शेयर हमने री इशू कर दिए 6 रुपए पर शेयर पे, तो डिस्काउंट कितना दिया ये बता दो। सर 7 रुपए कॉल्ड अप है और 6 रुपए का हमने शेयर इशू किया, तो यानी कि 1 रुपी पर शेयर का जो डिस्काउंट है वो हमने यहाँ पे एक शेयर पे दिया है। देखो अगर इस सवाल के अंदर लिखा होता ना फुली पेड अप, इसके आगे लिखा होता पर शेयर फुली पेड अप, अगर ये लिखा होता तो आप इसे 10 का मानते, बट ये नहीं लिखा हुआ है तो आप इसे 7 का ही मान के चलोगे, डिस्काउंट 1 रुपए का ही रहेगा। तो जनाब आपने यहाँ पे 5 रुपए जब्त किए थे, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 4 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। कितने शेयर्स पे, जितने री इशू किए यानी कि 30, 120 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर प्रोविजंस, तो बहुत सारी प्रोविजंस आप किताबों में बनाते हैं जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तो अभी आपका पहला ऑप्शन है इट इज क्रिएटेड फॉर अ नोन लायबिलिटी, लायबिलिटी हमें नोन होती है, pertaining to current accounting period the amount of which is not certain। हाँ लायबिलिटी पता होता है कि अराइज होगी, कि बैड डेट्स तो होंगे बट अमाउंट कितना होगा ये नहीं पता। इट रिड्यूसेस द टैक्सेबल प्रॉफिट्स, तो बिल्कुल आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो आपका नेट प्रॉफिट निकालते हुए आप प्रोविजंस को लेस करते हो। इट इज मेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सम आर आल्सो मैंडेटरी अंडर लॉ। देखो यहाँ पे देखो, जो आप प्रोविजन बनाते हो, प्रोविजन जो आप बनाते हो वो बेसिकली आप अपने प्रॉफिट्स को कम करने के लिए, आपका जो पी एंड एल है उसमें सही पिक्चर दिखाने के लिए बनाते हो। जो आपके रिजर्व्स आप बनाते हो ये बेसिकली आपकी बैलेंस शीट में जाते हैं, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करते हैं, तो 3 वाला पॉइंट ज्यादा रिजर्व से जुड़ा हुआ है मेरे अकॉर्डिंग। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो हाँ जी ये चार्ज अगेंस्ट दी प्रॉफिट होते हैं, तो ये आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे बनेगा। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ विच कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, तो कई बार कंपनीज अपनी कुछ कैपिटल का हिस्सा रिजर्व कर लेती हैं कि जब कंपनी बंद होगी, तो जब बंद होते हुए समय पैसे की जरूरत होगी तो वो कैपिटल का हिस्सा हम शेयर होल्डर से मंगा लेंगे, अभी नहीं मंगा रहे वो हम। तो जनाब ये वो हिस्सा है आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का जो शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब तो कर लिया, बट कंपनी उसे कॉल नहीं कर रही है, कॉल अप नहीं कर रही है, कंपनी कह रही है हम कॉल तो तभी करेंगे जब कंपनी वाइंड अप होगी। सो इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो सब्सक्राइब हो चुका है बट कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया, कॉल वाइंडिंग अप के समय ही किया जाएगा। Dash are the customs, usage or practices followed by accountants as a guide in the preparation of financial statements। देखो जहां पे ये कस्टम की बात आ जाए, कस्टम बेसिकली आपकी क्या हो गई, प्रथाएं हो गई ना, जो चलती आ रही हैं, और प्रथाएं बेसिकली क्या होती है, कन्वेंशंस होती हैं। कन्वेंशन जो कन्वेंशनल चीजें चली आ रही हैं, पीछे जमाने से चली आ रही हैं, वही कन्वेंशंस होती हैं, आपकी रीति रिवाज होते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो मैचिंग बनेगी ना वो कस्टम और कन्वेंशन की बनेगी, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का होगा। A dash gross profit ratio achieved by an organization compared to that of an industry's average indicates the organization's successful attempt to produce at a relatively lower cost। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आपकी क्या होगी जिससे हमें पता चलेगा कि यार आपकी कॉस्ट तो कम है, तो कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट क्या होगा, बेसिकली ज्यादा होगा, हाई होगा प्रॉफिट आपका। तो अगर आपका प्रॉफिट हाई है तो इट मींस आपकी कॉस्ट कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो यहाँ पे हाई होनी चाहिए तभी ये चीज डिपिक्ट होगी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बन जाएगा। Which among the following is called
द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, तो यहाँ पे ऑप्शंस है कैश बुक, लेजर, सेल्स बुक और पासबुक। तो जो आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हो, तो सबसे पहले जो आपकी ट्रांजैक्शन जाती है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जाती है, जिसे आपका जर्नल बोला जाता है। और जनरल के बाद सारी ट्रांजैक्शंस आपकी जाती हैं लेजर में, और लेजर को बेसिकली प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है, क्योंकि इसमें सभी खाते आ जाते हैं, सभी ट्रांजैक्शंस अपने अपने खातों में चली जाती हैं, और इन्हीं के माध्यम से आपका जो फाइनल ट्रायल बैलेंस है और बैलेंस शीट है वो बनाई जाती है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का प्यारे दोस्तों बनेगा। Old partners A, B, and C's old profit sharing ratio is 3:2:1. D is admitted as a new partner. It is agreed among the partners that the new ratio between C and D will be same as between A and B. Further, the relative ratio of A, B, and C will remain unchanged. What will be the new profit sharing ratio between A, B, C, and D? तो देखिए क्या बोला जा रहा है सवाल में, कि पहले आपकी जो रेशो है 3:2:1 है, अब नया पार्टनर आ रहा है और पुराने पार्टनर्स की रेशो बिल्कुल वही रहने वाली है। ए और बी का जो रेशो है वही सी और डी का रहेगा। तो ए और बी का रेशो क्या है 3:2, तो सी और डी का रेशो भी हमें इसी में लेकर आना पड़ेगा। तो जनाब आप थोड़ा सा इस तरीके से सोचिए, इस तरीके से सोचिए कि मेरे को ये जो वन है ना, इस वन को मेरे को थ्री बनाना है, इस वन को मेरे को थ्री बनाना है, तभी कहीं ना कहीं कुछ बात जो है वो यहाँ पे बन पाएगी। तो 3:2:1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 9:6:3, एक ही बात है ना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो अब ये जो 9:6 है ये बेसिकली 3:2 है, और जो मेरा नया पार्टनर आएगा वो भी यही रेशो मेंटेन करेगा, यानी कि वो 3:2 यहाँ पे ले लेगा। तो 9:6:3:2 की रेशो बनेगी। आप ऑप्शंस को भी डायरेक्टली देख सकते हैं, ऑप्शंस को भी डायरेक्टली देखें और देखें कि कौन सी ऐसी है जिसमें 3:2 दोनों की बन रही है, पुरानों की भी और नई की भी, दोनों की 3:2 की रेशो बन रही है। तो आप देखेंगे ये 2 और 3 बिल्कुल सेम है, और ये 2 और 3 ही बेसिकली आपके जो आंसर है वो यहाँ पे बनेंगे। सो करेक्ट आंसर इज बेसिकली 9:6:3:2. In case of dishonor of a check, discount received, discount allowed, and the cancellation of discount received or discount allowed are recorded through. तो ये सब आपकी जो एंट्रीज हैं वो कौन सी किताब में लिखी जाती हैं, जर्नल, प्रॉपर, कैश बुक, बैंक अकाउंट, या फिर नन ऑफ दी अबव। देखो ये सारी आपकी एक्स्ट्रा वाली ट्रांजैक्शंस है जिनको और कहीं जगह नहीं मिलेगी, और इसीलिए इनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है आपका जो जर्नल प्रॉपर है, जो बेसिकली आपका रेजिडुअरी बुक रहती है, उसके अंदर ये आपकी सारी एंट्रीज आ जाएंगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Which among the following accurately describes the role of memorandum of association in company formation? तो MOA का क्या रूल रहता है? It outlines the company's internal rules and regulations. It is a charter of the company defining relation with external world and scope of activities. It certifies the incorporation giving legal existence. Mandatory document for a business license from local authorities. तो जो आपका एमओए होता है वो कंपनी का चार्टर होता है, जो बताता है कि कंपनी का बाहर वालों के साथ कैसा संबंध रहेगा और कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या एक्टिविटीज वो कर सकती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर यहाँ पे आते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. A, B, and C are partners sharing profits in the ratio 7:5:4. C died on 30th June 2022. बताइए, सी की मृत्यु हो गई 30 जून 2022 को। प्रॉफिट्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर 2021-22 वर ₹24,000। पिछले साल के प्रॉफिट्स आपको दिए हुए हैं। हाउ मच शेयर इन प्रॉफिट्स फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 30 जून 2022 विल बी क्रेडिटेड टू सीज अकाउंट? देखो सी मर गया बेचारा, बट 3 महीने काम करके गया, तो 3 महीने के प्रॉफिट्स जो हैं हम उसके लीगल हेयर को जरूर पहुंचाएंगे। तो कितना प्रॉफिट पहुंचाया जाए बताइए। तो पिछले पूरे साल का प्रॉफिट 24,000 था, ठीक है जी। तो हम ये लगा सकते हैं कि पिछले पूरे साल 12 महीने का प्रॉफिट 24,000 था, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा, इंटू 3/12 आप कर लीजिए, तो 3 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसमें सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा है 4, यानी कि 4/16 सी का हिस्सा है। तो आप ये कैलकुलेशन कर लीजिए, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 1500 रुपए का हिस्सा यहाँ पे बनेगा। तो हमने पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे ही सी के लीगल हेयर को यहाँ पे अपने पैसे पकड़ा दिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Which of the following is not an objective of ratio analysis? तो रेशियो एनालिसिस का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है?
इफेक्टिव डायरेक्शन एक्सप्रेसिंग ट्रेंड शोइंग चेंजेस इंटर फ्रॉम कंपैरिजन। देखो ट्रेंड और चेंजेस और कंपैरिजन तो इससे डेफिनेटली पता लगते हैं, बट इफेक्टिव डायरेक्शन बेसिकली ये एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता है, स्पेसिफिकली मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ये रेशियो एनालिसिस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। If any person furnishes any false or incorrect particulars of any information or suppresses any material information of which he is aware in any of the documents filed with the registrar in relation to registration of a company, he shall be punishable for fraud under which section? देखो जी, जो आपकी फ्रॉड की पनिशमेंट है वो आपके कंपनीज एक्ट के सेक्शन 447 के अंदर दी जाती है। अब ये 1 और 3 दोनों काफी क्लोज ऑप्शंस इन्होंने दे दिए, ऐसा करना नहीं चाहिए इनको। वैसे करेक्ट आंसर आपका बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 बेसिकली आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। Which of the following is not a key feature of a computerized accounting system? तो आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर पे अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, तो उसका कौन सा की फीचर यहाँ पे नहीं होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। ऑटोमेटेड रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, तो बिल्कुल सारा काम ऑटोमेटिकली होगा आपका। रियल टाइम प्रोसेसिंग होगी, रिपोर्टिंग होगी। एलिमिनेशन ऑफ द नीड फॉर इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म। इंटीग्रेशन विद अदर बिजनेस प्रोसेसेस लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो बिल्कुल इन्वेंट्री भी आपकी कंप्यूटर में ही मेंटेन हो जाती है, बट इंटरनल कंट्रोल तो आपको रखना ही पड़ेगा। कंट्रोल रखने तो जरूरी है, स्पेशली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में, ताकि कोई छेड़छाड़ ना कर दे, कोई गड़बड़ ना कर दे, तो कंट्रोल तो होने चाहिए। आप पासवर्ड्स वगैरह भी लगा के रख सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 इज लेड डाउन फॉर, तो हमारा जो IAS 29 है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो IAS 29 बेसिकली आपका हाइपर इन्फ्लेशनरी इकोनॉमीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, उसमें किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए जाएं, इससे जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। Which ratio indicates proportion of the owner's fund to total fund invested in the business? ऑप्शंस है डेट इक्विटी रेशो, इक्विटी रेशो, डेट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है भाई कौन सी रेशो है जो बताएगी कि ओनर फंड, जो बेसिकली शेयर होल्डर का फंड्स है, डिवाइडेड बाय योर टोटल फंड्स या फिर टोटल एसेट्स, ये किस में आएगा, कौन सी रेशो आपको बताएगी? तो ये हमारी प्रोप्राइटरी रेशो या फिर इक्विटी रेशो होती है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। डेट इक्विटी रेशो में डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी आता है, डेट रेशो में डेट डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स हो जाएगा, नेट प्रॉफिट रेशो में तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स हो जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग पार्टनरशिप? It is not limited to a specific venture. It is limited to a specific venture. It is carried on under the firm's name. It is a continuing profit seeking enterprise. देखो पार्टनरशिप आपकी कंटिन्यूइंग प्रॉफिट सीकिंग एंटरप्राइज हो सकती है, आज कुछ और काम कर रही हो सकती है, कल कुछ और काम कर रही हो सकती है, कोई स्पेसिफिक वेंचर के लिए नहीं बनाई जा रही है, कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए नहीं बनाई जा रही है, ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। सो यहाँ पे इट इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक वेंचर वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। Which one of the following is not a single use plan? सिंगल यूज प्लान मतलब वो एक बार ही इस्तेमाल होगा। ये वाली जो प्लान है वो हर एक चीज के लिए, हर एक सिनेरियो के लिए अलग अलग बनाई जाएगी। प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम आपका दिवाली का प्रोग्राम, क्रिसमस का प्रोग्राम, सब अलग अलग बनेंगे, तो ये एक सिंगल यूज होगा। प्रोजेक्ट, तो हर एक प्रोजेक्ट अलग अलग होगा, ये भी सिंगल यूज हो गया। बजट, बजट भी आपके अलग अलग बनेंगे, हर एक चीज का, हर एक मंथ का बजट अलग अलग ही बनेगा, ये भी सिंगल यूज हो गया। पॉलिसी, पॉलिसी आपने एक बार बनाई वो आपकी सालों साल चलती रहेगी। जैसे आपने लीव पॉलिसी बनाई कि लीव अगर आपको किसी ने को लेनी है तो इस तरीके से आपका प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो ये आपका सालों साल चलता रहेगा, तो एक सिंगल यूज प्लान नहीं है, ये एक स्टैंडिंग प्लान है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। The pricing strategy in which the company charges the same price plus freight to all the customers regardless of their location is known as। अब ये वो स्ट्रेटेजी है जिसके अंदर कंपनी कहती है कि मैं दिल्ली में बैठी हूं, तुम गुड़गांव में, नोएडा में बैठे हो तब भी इतना ही प्राइस रहेगा, तुम अगर बैठे हो यहाँ पे मुंबई में तब भी तुमसे इतना ही प्राइस और फ्रेट चार्ज किया जाएगा। तो ये वाली प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को क्या बोलोगे? होमोजीनस बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग, कांस्टेंट जोन प्राइसिंग, डायनामिक प्राइसिंग या फिर यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग? तो ये आपकी यूनिफॉर्म डिलीवर्ड प्राइसिंग है, क्योंकि आपका जो डिलीवरी प्राइस है वो सेम है सभी के लिए रिगार्डलेस ऑफ योर लोकेशन।
बेसिक पॉइंट के अंदर आप एक बेस पॉइंट से फ्रेट कैलकुलेशन करते हो, कांस्टेंट जोन में आपके अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर लेते हो, और डायनेमिक में तो आपके प्राइसेस ही अलग अलग हो जाएंगे। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का ही यहाँ पे बनेगा। Under the Companies Act 2013, which section the central government empowered to direct a company at any point of time to rectify its name if by inadvertence it has been registered with the name which is identical to or too nearly resembles the name of an existing company, whether registered under the act or the previous company law। तो कोई नई कंपनी रजिस्टर हो गई गलती से और उसका नाम बिल्कुल सेम है जैसा पुरानी कंपनी का भी था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कह सकती है कि यार गलती हो गई, अपना नाम चेंज करवा लो। ऐसी चीज कौन से सेक्शन में लिखी हुई है? तो ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल सवाल है, सारे सेक्शंस तो हर किसी को याद भी हो नहीं सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर यहाँ पे सेक्शन 16 है। ऑप्शन नंबर 1 का जो आंसर है वो यहाँ पे आपका बनेगा। A market coverage strategy in which a firm goes after a larger share of one or a few segments is known as differentiated marketing, undifferentiated marketing, niche marketing, unconcentrated marketing। तो ऐसी कौन सी मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी है जिसमें आपकी जो फर्म है वो कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट के पीछे पड़ती है, उसी का लार्जर शेयर एक्वायर करने की कोशिश करती है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे जूते बना रहे हैं, पर हम ऐसे जूते नहीं बना रहे जो हर किसी के लिए हो, हम वो जूते नहीं बना रहे, हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट को उठा के टारगेट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो ओल्ड एज सिटीजन होते हैं, उनके पैरों में दिक्कत रहती है, चलने में दिक्कत रहती है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली हमने जूते बनाए जिसमें उनकी पैरों की मसाज भी साथ साथ होती रहेगी। तो हमने एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट किया, उसका लार्जर शेयर एक्वायर करने की कोशिश करी, तो ये आपकी नीश मार्केटिंग यहाँ पे हो जाती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। A sender's manipulation of information so that it will be seen more favorable by the receiver is known as। तो जनाब यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि रिसीवर को लगे कि सब बढ़िया है, सब अच्छा है। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी जो है उसका सेल्स पर्सन कस्टमर के पास अपना प्रोडक्ट लेकर गया, कस्टमर ने कहा जी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, काफी अच्छा लगा ये प्रोडक्ट देखकर, बट इसका प्राइस ज्यादा है। तो अब जो देखो आपका जो सेल्स पर्सन है वो ऊपर मैनेजमेंट को रिपोर्ट देगा, अब उसको फेवरेबल रिपोर्ट देनी है। वो कहेगा जी कस्टमर को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। वो प्राइस के बारे में बात ही नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं कि उसने बोला कि यार प्राइस ज्यादा है। वो इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन को जानबूझकर छोड़ रहा है ताकि उसे फेवरेबल सेंस में रिसीवर जो है वो परसीव करे। सो दिस इज रेफर टू एज फिल्टरिंग। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। As per expectancy theory, the probability perceived by the individual that exerting a given amount of effort will lead to performance is called। देखो जो आपकी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मोटिवेशन की होती है वो बात करती है, एक तो किस चीज की बात करती है, एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप की, फिर परफॉर्मेंस रिवॉर्ड रिलेशनशिप की भी बात करती है कि अगर आप एफर्ट डालेंगे तो परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। दिस इज योर एफर्ट परफॉर्मेंस रिलेशनशिप। जो परफॉर्मेंस निकल कर आई उससे आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और वो रिवॉर्ड आपके लिए कितना यूजफुल है, कितना आपके गोल्स को सेटिस्फाई करता है, तो ये आपके अलग अलग रिलेशंस हमें इस एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में देखने को मिलते हैं। ये थ्योरी आपकी विक्टर व्रूम ने दी है जी। और यहाँ पे बेसिकली जो बात हो रही है कि एफर्ट और परफॉर्मेंस की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। An entrepreneur who likes innovation and enjoys working something new or creative is known as। देखो ऐसे एंटरप्रेन्योर जिनको इनोवेट करना या कुछ नया करना अच्छा लगता है, तो यही तो एक एंटरप्रेन्योर का काम होता है। एंटरप्रेन्योर तो कुछ नया करते ही रहते हैं, कुछ नया चीज छेड़ते ही रहते हैं। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर आपके एक आइडियलिस्ट एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में आ सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बेसिकली गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। A runner-up firm that is fighting hard to increase its market share in an industry is called मार्केट चैलेंजर, मार्केट फॉलोअर, मार्केट लीडर या फिर मार्केट नीशर। तो एक ऐसी फर्म है जो कॉन्टिन्यूसली आपके लीडर को चैलेंज करी जा रही है कि यार मार्केट शेयर मेरे को अपना इंक्रीज करना है, तो ये मार्केट चैलेंजर की कैटेगरी में आ जाएगी। फॉलोअर तो फॉलो करेगा है ना, लीडर तो ऑलरेडी लीड ही कर रहा है, और नीच वाले तो एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट कर रहे होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Which of the following is not an internal recruiting source? एम्प्लॉय रेफरल, प्रमोशन, एम्प्लॉय रिकमेंडेशन या फिर एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म।
देखो जो आपकी एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म होती है वो बाहर से आपका जो रिक्रूटमेंट है वो करके आपको देती है, सो एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म हमारे पास इंटरनल नहीं होगा, ये एक्सटर्नल होगा। सो क्लियरली करेक्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। In the model of business buyer behavior, product and service choice comes under। अब ये वाला सवाल थोड़ा सा हाई लेवल मार्केटिंग मॉडल्स के बारे में पूछ रहा है, और इसमें बेसिकली आपको बिजनेस बायर बिहेवियर मॉडल के बारे में पूछा जा रहा है कि यार एक बिजनेस जो अब कोई सामान को बाय करेगा तो कैसा बिहेवियर रहेगा और उसका मॉडल आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स रहते हैं, तो ब्रॉडली उसके 3 कंपोनेंट्स रहते हैं। एक तो आपका जो मार्केटिंग का एनवायरनमेंट है वो इसके अंदर आता है, इसमें आपके 4 पीस आते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, प्लेस, प्रमोशन, ये सारी चीजें आती है। एक आपकी आती है बाइंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसने इस सामान को खरीदना है, एक आपका बायर हो गया। और फिर आ गई उसका रिस्पॉन्स कि वो सामान को, कौन से सामान को खरीदेगा, किस दाम पे खरीदेगा, किससे खरीदेगा, तो ये उसका रिस्पॉन्स हो गया। तो यहाँ पे आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस चॉइस की बात हो रही है, तो चॉइस बेसिकली इज गोइंग टू बी अ रिस्पॉन्स ऑफ द बिजनेस बायर। तो ये आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा, बायर रिस्पॉन्स के अंदर ये बेसिकली आएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। हेनरी फ्योल वॉज, हेनरी फ्योल कहां के थे बताइए? इंडिया के तो नहीं थे, नहीं थे जी, ये आपके फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। A leadership style marked by going beyond the leader's own self-interest and instead focusing on opportunities to help the followers grow and develop is known as। तो ऐसा लीडरशिप स्टाइल जिसमें लीडर अपना सेल्फ इंटरेस्ट तो भूल जाता है, सब कुछ छोड़ देता है और सिर्फ फॉलोअर्स की ग्रोथ पे, उनकी डेवलपमेंट पे फोकस करता है। तो बेसिकली लीडर फॉलोअर्स का सर्वेंट बन जाता है, यहाँ पर उनके बारे में ही सोचता है, उनका ही भला करता है। तो इट इज गोइंग टू बी योर सर्वेंट लीडरशिप। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का होगा। बाकी करिज्मेटिक लीडरशिप के अंदर आपका लीडर का पर्सनल चार्म और करिश्मा आ जाता है। सोशलाइज्ड में कुछ सोशल एंगल रहता है, सिचुएशनल तो फिर आपकी कॉन्टिजेंसी थ्योरी हो गई। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। इन एडी मॉडल ए स्टैंड्स फॉर। तो एडी मॉडल में बेसिकली ये जो मॉडल है ये आपका टीचिंग का मॉडल है जी। तो अलग अलग टीचिंग के मॉडल्स होते हैं, तो एडी मॉडल उनमें से एक है। और एडी मॉडल के जो कंपोनेंट्स हैं, दीज आर एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट एंड इवेल्युएट। और ए जो है वो एनालाइज को डिपिक्ट करता है। सो करेक्ट आंसर इज बेसिकली गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। ये वाला सवाल आपका पेडागोजी या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा गया है। Which of the following is a consumer under Consumer Protection Act 2019 who avails services for any commercial purpose? देखो कमर्शियल पर्पस वाले कंज्यूमर नहीं होते हैं। फ्री ऑफ चार्ज नहीं। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस ये भी नहीं होते। who hires any service for a consideration which has been partly paid। तो जो सामान खरीद रहा है, जो सामान खरीद रहा है कंसिडरेशन के बदले, चाहे कंसिडरेशन पार्टली ही अभी पे हुई है, तो ये वो आपके कंज्यूमर के दायरे में आते हैं एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। फ्री ऑफ कॉस्ट वाले कमर्शियल पर्पस वाले कंज्यूमर नहीं होते हैं। सो करेक्ट आंसर यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। फेस टू फेस कन्वर्सेशन इज एन एग्जांपल ऑफ लो चैनल रिचनेस, मीडियम चैनल रिचनेस, हाई चैनल रिचनेस या फैसिलिटेट पावर फीडबैक। देखो जब आप किसी से फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे होते हो ना, आप सामने वाले को पूरा अच्छे से देख सकते हो, उसके एक्सप्रेशंस, किस तरीके से बात कर रहा है, किस तरीके से उसके हाथ पैर हिल रहे हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो ये चैनल काफी रिच रहता है, इसमें हाई चैनल रिचनेस हमें देखने को मिल जाती है। बट अगर आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो ये सारी चीजें नहीं देख पाती हैं, तो चैनल रिचनेस आपकी कहीं ना कहीं लो हो जाती है। As per Companies Act 2013, a public company may be formed for any lawful purpose by। एक पब्लिक कंपनी बनाने के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए बताइए? पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 लोग चाहिए होते हैं आपको। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। प्राइवेट कंपनी 2 लोगों से बनती है, पब्लिक कंपनी 7 से बनती है। इंटरव्यू इन विच अ कैंडिडेट आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब हाउ दे एक्चुअली हैंडल अ गिवन सिचुएशन इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, बिहेवियरल या फिर स्ट्रेस इंटरव्यू। तो ऐसे इंटरव्यू के अंदर आपके कैंडिडेट को एक सिचुएशन दे दी जाती है और वो किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा, इस चीज को एनालाइज किया जाता है। तो ये आपके बेसिकली बिहेवियरल इंटरव्यू बन जाते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहां पे बनेगा। द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट लाइन
and items that a particular seller offers for sales is known as. ऑप्शंस है मार्केटिंग मिक्स, मार्केट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट लेंथ, प्रोडक्ट मिक्स। तो जो सारे प्रोडक्ट्स एक सेलर ऑफर कर रहे हैं सेल्स के लिए, उनको क्या बोला जाएगा, ये यहाँ पे बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं। तो जैसे आप कोई भी सेलर को उठा लीजिए, कोई भी आप कंपनी को उठा लीजिए, जैसे रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस बहुत सारी चीजों में काम कर रही है, वो टेलीकॉम के अंदर भी है, वो पावर एनर्जी के अंदर भी है, वो आपके और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर भी है, बहुत सारी चीजों में रिलायंस जो है घुसी हुई है, बहुत सारा काम वो कर रही है। अब बहुत सारे जो काम कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स जो ऑफर कर रही है, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द रिलायंस। तो उसका प्रोडक्ट मिक्स होगा। अब हर एक प्रोडक्ट मिक्स में जो जो एक एक कंपोनेंट है, उसकी क्या क्या लेंथ है, जैसे टेलीकॉम के कितने प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, वो हर एक प्रोडक्ट की लेंथ हो जाएगी। और मार्केटिंग मिक्स तो बेसिकली आपके 4 पीज ही हो जाते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। कैपिटल बजटिंग इज विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन 3 टाइप के होते हैं जी, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। कैपिटल बजटिंग के अंदर आपको ये डिसाइड करना होता है इस प्रोजेक्ट में पैसा डालूं, पैसा इन्वेस्ट करूं या ना करूं। सो क्लियरली इट इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। Under Consumer Protection Act 2019, which section empowers the central government to establish a Central Consumer Protection Authority to be known as Central Authority to regulate matters relating to violation of consumer rights? तो आपका जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, आपका जो सीसीपीए बनाया जाता है, वो कौन से सेक्शन के अंदर बनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जनाब, ये आपका सेक्शन नंबर 10 है, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। तो ये सेंट्रल लेवल पे एक अथॉरिटी बनाई गई है कंज्यूमर राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। द पेरिस कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वाज साइंड ऑन। यार ये सवाल ना बहुत पुराना हिस्ट्री का सवाल है, पूछना तो नहीं चाहिए था, बट कुछ सवाल आपके पेपर में ऐसे आ जाते हैं। और अब इसका जो आंसर है मैं आपको बता ही देता हूं। इसका जो आंसर है वो है 20 मार्च 1883। देखो कितनी पुरानी कन्वेंशन है, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, बट उन्होंने पूछा है तो याद कर लीजिएगा अगली बारी के लिए कि पेरिस कन्वेंशन थी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए। पेटेंट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन इसके अंदर कवर अप थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 का यहाँ पे बनेगा। Which one of the following is not a feature of Max Weber ideal bureaucracy? तो ब्यूरोक्रेसी तो आप समझते हैं ना, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी वही होती है। बट यहाँ पे ना एक चीज एक्स्ट्रा एडेड है, दैट इज आइडियल। एक आइडियल ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग कैसी होगी, आइडियल वर्ड यहाँ पे आपका ऐड कर दिया गया है। तो उसका कौन सा फीचर नहीं है आपको बताना है। जॉब स्पेशलाइजेशन, तो हर एक जॉब को स्पेशलाइज लोग करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, फॉर्मल सिलेक्शन और इम्पर्सनैलिटी। देखो फॉर्मल सिलेक्शन प्रोसीजर होगा आपका, एक प्रॉपर एग्जामिनेशन, इंटरव्यू सब प्रोसीजर रहेगा ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट करने के लिए। इम्पर्सनैलिटी रहेगी, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स अपनी पोजीशन से पर्सनली अटैच नहीं होते हैं, वो केवल अपना काम ही कर रहे होते हैं। और आइडियल ब्यूरोक्रेसी के अंदर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा यार ब्यूरोक्रेसी जब आइडियल होगी ना, उसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हम नहीं देंगे, क्योंकि अगर लोगों के टेन्योर स्टेबल हो गए ना तो काम पे ध्यान नहीं देंगे, तो हम उनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखेंगे अपने ऑफिशियल्स को। ऐसा आइडियल ब्यूरोक्रेसी में कहा गया था। तो वैसे नॉर्मल ब्यूरोक्रेसी में तो यार स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होता ही है, बट क्योंकि ये आइडियल ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा है, तो इसीलिए आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। ये सवाल भी थोड़ा सा हटके अलग से लेवल का था, और इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 का बनेगा। Which one of the following is the first step of selection process? तो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप क्या रहता है बताइए जी। तो पहले स्टेप के अंदर तो आप इनिशियल स्क्रीनिंग ही करते हैं, देखते हैं किसका एप्लीकेशन आगे लेकर जाना है, किसका नहीं लेकर जाना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Which international trade theory is usually formulated in terms of two factor model? तो कौन सी आपकी इंटरनेशनल थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी कहा जाता है। तो दो फैक्टर्स हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के अंदर कंसीडर होते हैं, लेबर और कैपिटल, और ये जो कंसीडर होते हैं ये आपकी हेक्सचर ऑलिन थ्योरी के अंदर किए जाते हैं जी। हेक्सचर ऑलिन थ्योरी को टू फैक्टर मॉडल बोला जाता है कि जो कंट्री लेबर अबंडेंट है वो लेबर अबंडेंट सामान को बना के एक्सपोर्ट करेगी, और जो कैपिटल अबंडेंट है वो कैपिटल अबंडेंट सामान को बना के एक्सपोर्ट करेगी। तो इसीलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। Which of the following is not a characteristic of transactional leader? तो आपके ना दो तरीके के लीडर होते हैं, एक ट्रांजेक्शनल होते हैं और एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होते हैं। तो जो ट्रांजेक्शनल लीडर होते हैं वो लीडरशिप को एक ट्रांजेक्शन की तरह देखते हैं, और वो फॉलोअर्स को अपना काम देते हैं, और अगर वो काम अच्छा करते हैं तो उनको रिवॉर्ड देते हैं।
तो और एक्सेप्शनल मैनेजमेंट रहती है, यानी कि वो बार बार तंग नहीं करेंगे फॉलोअर्स को, वो उनको काम करने देंगे, लेजस फेरे तरीके से काम चलेगा, बट अगर कोई एक्सेप्शनल डेविएशन है तो वो टांग अड़ाएंगे, उनको सुधारेंगे। बट ये जो इंस्पिरेशनल मोटिवेशन वाली चीज है ना, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में आती है, ये ट्रांजेक्शनल लीडरशिप की तरह नहीं है। और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 का बनेगा। अ डिफरेंट अप्रोच डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड। तो ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को डिटरमाइन करने के लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है, इसको बोला जाता है कर्क पेट्रिक मॉडल। इसके अंदर आप देखते हैं कि यार आपने किसी को ट्रेनिंग पे भेजा, तो उसका रिएक्शन क्या रहा, उसने क्या लर्न किया, उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया, और उसके जो काम के रिजल्ट आए उसमें क्या फर्क पड़ा। तो इस तरीके से आप ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को देखते हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये था जी आज का हमारा सेशन। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और हमारे सभी कोर्सेज की डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हैं एविस्टडी क्लासेस के ऐप पे। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, नीचे नंबर आपको देखने को मिल रहा है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के लिए सेशन में इतना ही जी, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।